हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिखर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th एग्रीकल्चर का जो सिलेबस है अपना, जो किस बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो डिस्कस करेंगे आज हम। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर में 12th का जो पाठ्यक्रम है कृषि विज्ञान का, एग्रीकल्चर का टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? 30 क्वेश्चन। टोटल कितने परसेंट पूछे जाते हैं? 30% पूछे जाते हैं दोस्तों। टोटल कितने परसेंट पूछे? 30%। और 30 प्रश्नों के लिए अंक कितने होंगे अपने पास? 30 प्रश्नों के लिए जो अपने पास अंक दिए होते हैं वो है अपने पास कितने? 56। 30% पूछे जाएंगे, 56 नंबर के होंगे। अब कौन कौन से प्रश्न होंगे, किस किस टाइप के प्रश्न होंगे, क्या है प्रश्नों में, तो हम बात करते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं 12th में जो एग्रीकल्चर है उसके पोर्शन कितनी इकाइयां हैं। तो यहाँ अपने यूनिट कितनी है? 3 इकाइयों में प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं एग्रीकल्चर में वो पूछे जाते हैं। तो पहला अपने कौन सा है? सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी पहला कौन सा है? सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में क्या क्या पूछा जाएगा हम ये बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं सेकंड वाला कौन सा है? उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। और तीसरा कौन सा है? पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने बात की थी कुल 56 अंकों की। 56% पूछे जाते हैं, 30% पूछे जाने वाले हैं। और उनमें कितनी इकाइयां हैं? 3 इकाइयां। तीनों इकाइयों से फिक्स क्वेश्चन, फिक्स नंबर डिसाइड कर रखे हैं। जो पहली इकाई है एग्रोनॉमी, उसमें से अंक डिसाइड कर रखे हैं 20। इसमें से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। जो सेकंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर, उसमें से भी पूछे जाएंगे 18 नंबर के प्रश्न। और जो थर्ड यूनिट है एनिमल हस्बेंड्री, उसमें से पूछे जाएंगे 18। तो जो 56 अंक हैं, इन 56 अंकों को डिवाइड कर रखा है 20, 18 और 18। 20, 18 और 18। 20%, सॉरी, जो 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं वो एग्रोनॉमी से हैं। जो 18 नंबर के क्वेश्चन पूछे हैं वो हॉर्टिकल्चर से हैं। और जो लास्ट में 18 है वो कौन से हैं? एनिमल से हैं। तीनों सब्जेक्ट से लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिक्स नहीं है 20 ही पूछते हैं, हो सकता है कई बार 21 ही पूछ लेते हैं, तो कई बार 19 भी पूछ लेते हैं। 19-20 का अपन चलता रहता है। तो फर्स्ट बात करते हैं सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान में कितने चैप्टर हैं? तो सस्य विज्ञान में अपने चैप्टर पढ़ने हैं 6। कितने चैप्टर पढ़ने हैं? 6। पहला है सस्य विज्ञान मृदा और बीज। इसके बारे में क्या पढ़ना है वो आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा है जैविक खेती। जैविक खेती किसे कहेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें रसायनों का प्रयोग नहीं करना। तीसरा है सिंचाई। सिंचाई जो फसलों को बढ़वार के लिए जो पानी देते हैं उसे क्या कहते हैं? सिंचाई, कृत्रिम रूप से जल देना। चौथा है खरपतवार। जो पौधे किसी काम के नहीं है, जो पौधे किसी काम के नहीं है, उपज को कम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार। अगला है शुष्क कृषि। शुष्क कृषि किसे कहेंगे? कम वर्षा वाले क्षेत्रों पर पानी का संग्रहण करेंगे और वहां पर क्या करेंगे? खेती। उसे क्या कहेंगे? शुष्क खेती। अगला है फसलोत्पादन। फसलों का उत्पादन। यहां हम पढ़ने वाले हैं लगभग 30 फसलें। 30 फसलें कौन कौन सी कैटेगरी है आगे हम डिसाइड करते हैं। फिर है उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हम पढ़ने वाले हैं पहला जो चैप्टर है उसमें फल उत्पादन का महत्व। जो फलों का उत्पादन है उनका क्या महत्व, फलों से हमें क्या प्राप्त होता है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कितने विटामिन है, कौन कौन सी बीमारियों से बचा जा सकता है, कौन कौन से पोषक तत्व उसमें होते हैं। फिर है फल उत्पादन की स्थिति। वर्तमान में यहाँ क्या स्थिति है? वर्तमान में भारत में फल उत्पादन की क्या स्थिति है? कितना स्टोरेज कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, कितना खराब हो जाता है। अगला है भविष्य। आने वाले समय में फल उत्पादन का क्या भविष्य है भारत में। इसके बाद है प्रवर्धन। जो इनका मुख्य है, जहां से प्रश्न पूछा था वो है प्रवर्धन। प्रवर्धन किसे कहेंगे, क्या होगा, ये हम आगे जस्ट डिसाइड या डिस्कस करने वाले हैं। अगला है फलोद्यान प्रबंधन। फलों का उद्यान लगाने के लिए हमें क्या क्या मैनेजमेंट करने हैं। जमीन को समतल करना है, क्यारियां बनानी है, कुंड बनाना है, जो नालियां बनानी है वो है। उसके बाद है फलोद्यान। फलोद्यान फलोद्यान में है, आगे देखो क्या है। फिर है फल संरक्षण। यहाँ है फलोत्पादन। फलों का उत्पादन कौन कौन सा है, यहां हम पढ़ने वाले लगभग 12 फलों के, उनका जो भी डिस्कशन पढ़ना। फिर है फल परिरक्षण। फलों के उत्पादन के बाद भविष्य में उपयोग में लेने के लिए जो उनको परिरक्षण करते हैं, उनको स्टोर करते हैं, उसे कहा जाता है फल परिरक्षण। इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से मेथड हैं, किस किस रूप में अपन संग्रहण करते हैं। उसके बाद बात करेंगे पशुपालन की। जो तीसरी इकाई है कौन सी है? पशुपालन विज्ञान।
कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं? 18 नंबर के। कितने आने वाले हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। पहला है इसमें पशुपालन में दुग्ध उत्पादन में पशुधन प्रबंधन का महत्व। सीधा सा है पशुधन प्रबंधन। पशुधन किसे कहते हैं? पशु अलग होता है, पशुधन किसे कहते हैं? जिससे उत्पादन प्राप्त होता है और उसका अच्छा प्रबंधन करेंगे। पशुधन किसे कहेंगे? पशुधन प्रबंधन, पशुओं का प्रबंधन करके अच्छा मैनेजमेंट करके उत्पादन को बढ़ाना क्या कहलाता है? पशुधन प्रबंधन। इसका महत्व क्या है? क्योंकि इसका उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो आय बढ़ेगी। दूसरा है नस्लें। अब कौन कौन सी नस्लें हैं, कौन कौन से पशु पढ़ने हैं? हमें पढ़ने हैं गाय, इसका सामान्य परिचय, भैंस इसका परिचय और नस्लें, भेड़, बकरी, ऊंट, ये 5 पशु हम पढ़ने वाले हैं। इनका कितनी नस्लें हैं, क्या क्या उत्पादन है, ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद है पशु रोग। इन पशुओं में होने वाले रोगों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद लास्ट होता है दुग्ध विज्ञान। दुग्ध, इनसे संबंध बनने वाले उत्पाद, इनका हम डिस्कशन करेंगे किसमें? दुग्ध विज्ञान। तो मैं जब देखा हमारी लगभग कितनी यूनिट हैं? 3 यूनिट्स हैं, 3 इकाइयां हैं। 3 इकाइयों में से कुल 30% पूछे जाएंगे। यहां तक देखा 3 इकाइयों में पर्सन कितने पूछे जाएंगे? 3%, 30%। और अंक कितने होंगे इसके लिए? 56। ये पर्सन कितनी कैटेगरी के होंगे, कितने लिखना है कितना नहीं लिखना है वो आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं पहली यूनिट की। जो अपनी पहली यूनिट है वो है सस्य विज्ञान। आ जाओ यहाँ, सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज। पहला यूनिट है सस्य विज्ञान मृदा और बीज। इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे 2। कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछने वाला है। बोर्ड एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 2। इन 2 प्रश्नों के लिए अंक कितने होंगे? 3 अंकों के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब 3 अंकों के से एक प्रश्न 1 नंबर का और दूसरा प्रश्न 2 नंबर का, कुल मिलाकर कितने अंक हो गए? 3। अब 1 अंक का मतलब है छोटा सा प्रश्न पूछा जाएगा, सिर्फ पूछ जाएगी परिभाषा। क्या पूछ जाएगी? परिभाषा। 2 नंबर का है, इसमें कुछ बड़ा पूछ सकता है, 2 में अंतर पूछ सकता है, किसी भी 2 की परिभाषा पूछ सकता है। लगभग कितने हैं? 3 अंक हैं, 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का। ठीक है, अब इसमें पढ़ना क्या है? पहला है सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान की परिभाषा में डिस्कस करनी है। इसके बाद सस्य विज्ञान का महत्व क्या है और इसके क्षेत्र क्या है, ये हमें पढ़ना है इसमें। फिर है मृदा उर्वरता और उत्पादकता। जो 2 नंबर का प्रश्न उसमें पूछ सकता है, मृदा उर्वरता और उत्पादकता में अंतर पूछ सकता है, इनको प्रभावित करने वाले कारक पूछ सकता है, ये चीजें पूछी जा सकती है। तीसरा है मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण पूछ सकता है, इसके प्रकार पूछ सकता है, इसकी शक्तियां पूछ सकता है, या इसके पूछ सकता है मृदा संरक्षण, मृदा को क्षरण से कैसे बचाना है। अगला है बीज। बीज किसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या है, बीज के प्रकार क्या है, उत्तम बीज के गुण क्या होते हैं, ये पूछा जाता है। फिर है बीज की सुसुप्तावस्था, ये भी पूछा जा सकता है। तो जो फर्स्ट अपना चैप्टर है मृदा सस्य विज्ञान मृदा एवं बीज, इसमें से प्रश्न आने वाले हैं 2, कुल अंक होंगे 3। प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक 1 नंबर का और एक 2 नंबर का। आगे आ जाऊं, जो अपना सेकंड लेसन है एग्रोनॉमी फर्स्ट यूनिट में, जो सेकंड लेसन है वो कौन सा है? जैविक खेती। जैविक खेती किसे कहेंगे? जैविक खेती हम किसे कहेंगे? जहां रसायनों का उपयोग नहीं होता, जहां रसायन काम में नहीं लेते, उसे क्या कहेंगे? जैविक खेती। जैविक चीजों का उपयोग किया जाता है। इसमें से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 प्रश्न पूछे जाने, कुल कितने अंक के हैं? 4 अंक के प्रश्न है। 2 प्रश्न है, नंबर कितने हैं? 4 हैं। जो पहला नंबर है, जो पहला प्रश्न है वो होगा 1 नंबर का, और जो दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा वो जाएगा कितने नंबर का? 3 नंबर का। अब 3 नंबर के प्रश्न से हमें पता चलता है कि यहाँ तो लिखनी है 1 लाइन, यहाँ कितनी लिखनी है? 1 लाइन या मात्र परिभाषा लिखनी है, और जो 3 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है वहां कम से कम भी 100-150 शब्दों में लिखना होगा। लिखा हुआ कमी में, लेकिन हमें 2-4 अक्षर ज्यादा ही लिखने होंगे। तो ये बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, एक आने वाला है छोटा प्रश्न। अब इस जैविक खेती में हमें पढ़ना क्या क्या है? पहले देखो जैविक खेती, इसकी परिभाषा पढ़नी है, महत्व पढ़ना और भविष्य। जैविक खेती किसे? जैसा रसायनों का प्रयोग नहीं करता है, जैविक चीजों का उपयोग किया जाता है या कार्बनिक पदार्थों का उपयोग किया जाता है। फिर है जीवांश खाद। जीवांश खाद किसे कहते हैं? जो जीवों के अंश से तैयार की जाती है, उसकी उपयोगिता, उसका क्या क्या उपयोग है। फिर है इसमें से गोबर की खाद। जीवांश खादों में पहली कौन सी है? गोबर की खाद। दूसरी कौन सी है? कंपोस्ट। और तीसरी कौन सी है? वर्मी कंपोस्ट। जो पशुओं के गोबर से तैयार की जाती है उसे कहते हैं गोबर की खाद। कंपोस्ट जो कूड़े करकट से जो अवशिष्ट पदार्थ है उससे तैयार की उसे कहते हैं
कंपोस्ट, कंपोस्ट भी 2 प्रकार के, तो आगे पढ़ेंगे। तीसरा है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट जो केचुए की खाद होती है उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट। आगे देखते हैं हरी खाद, हरी खाद कहेंगे पेड़ पौधों की पत्तियों से, पेड़ पौधों की पत्तियों से या छोटे पौधों से कंप्लीट से जो हरी अवस्था में काट कर मृदा में मिलाते हैं उसे कहते हैं हरी खाद। फिर है जैव उर्वरक, जैव उर्वरक किसे कहेंगे, वे जैविक पदार्थ, वे जैविक या जीव जैसे बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, शैवाल जो जैविक या मृत हो या जो जीवित हो या सुसुप्त अवस्था में, जीवित या सुसुप्त अवस्था में जो प्रकार में उर्वरता को बढ़ाते हैं वो क्या है, जैव उर्वरक हैं। उनके प्रकार पढ़ेंगे और उपयोग करने की विधियां। फिर पढ़ेंगे कृषि पंचांग, कृषि पंचांग क्या होता है, पंचांग के हिसाब से या चंद्रमा के हिसाब से चंद्रमा को देखकर खेती की तैयारी करना या बुआई का समय डिसाइड करना, कटाई का समय डिसाइड करना चंद्रमा के अकॉर्डिंग, उसे क्या कहेंगे, कृषि पंचांग। फिर कीट एवं व्याधियों का जैविक नियंत्रण, जो कीट और रोग लगते हैं फसलों में जो उत्पादन को कम करते हैं उनका नियंत्रण करना है जैविक तरीके से। कौन कौन से प्रीडेटर्स काम में लेते हैं, कौन कौन से जैविक उत्पाद काम में लेते हैं। फिर टिकाऊ खेती की सामान्य जानकारी, टिकाऊ खेती होती क्या है, टिकाऊ खेती का मतलब होता है भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए मृदा को सुरक्षित रखना, इस मृदा को हानि नहीं पहुंचाना, हानि नहीं पहुंचाना है मृदा को, उसे कहते हैं टिकाऊ खेती। उत्पादन लें लेकिन मृदा की जो उर्वरक क्षमता है वो कम नहीं हो, उसे कहते हैं क्या, टिकाऊ खेती या सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। यहाँ तक है जैविक खेती, दूसरा लेसन है, उसमें से दो प्रश्न आने वाले हैं, अंक कितने हैं, 4। एक प्रश्न छोटा पूछने वाला है, एक प्रश्न बड़ा पूछने वाला है। आगे आ जाओ, जो अपना तीसरा लेसन है, थर्ड लेसन है कौन सा, सिंचाई, इरिगेशन, इरिगेशन। यहां से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, कितने प्रश्न, 2। कितने नंबर के, 2। हो सकता है वो प्रश्न एक एक नंबर के ही पूछ ले, और कई बार परिस्थिति ऐसी आती है 2 प्रश्न नहीं पूछ के वो 1 प्रश्न पूछ लेता है, तो 1 प्रश्न कितने अंक का पूछ लेगा, 2 अंक का। वो 2 प्रश्न भी पूछ सकता है और 1 प्रश्न भी पूछ सकता है, लेकिन जो प्रश्न आने वाले हैं वो कितने अंक के होंगे, 2 अंक के। अब इसमें पूछेगा क्या, सिंचाई, सिंचाई किसे कहते हैं इसकी परिभाषा पूछ सकता है, इस सिंचाई की पौधों को आवश्यकता क्यों होती है ये पूछा सकता है, इसके क्या उद्देश्य हैं, किसके लिए सिंचाई करते हैं, जैसे नमी को बनाए रखने के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए, अच्छे उत्पादन के लिए, ये पूछा जाता है। सिंचाई का समय, किस समय सिंचाई करनी चाहिए या किसके आधार पर सिंचाई का डिसाइड करते हैं, सिंचाई की मात्रा, कितनी सिंचाई करनी चाहिए, समय से मतलब है यहाँ कब से, और मात्रा का मतलब है यहाँ कितनी सिंचाई करनी चाहिए, और इसके बाद सिंचाई की विधियां, कौन कौन सी विधियों से सिंचाई करनी चाहिए। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे या 1 प्रश्न पूछा जाएगा, अंक कितने होंगे, 2। ये अपना तीसरा लेसन था, कौन सा, सिंचाई। अगला आ जाओ, चौथा लेसन है कौन सा, खरपतवार। खरपतवार किसे कहेंगे, वे बेकार के पौधे जो किसी काम के नहीं है, अवांछित पौधे जो किसी काम के नहीं है, उत्पादन को कम करते हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया, खरपतवार कह दिया। यहाँ तक ठीक। अब इसमें प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, यहां भी प्रश्न पूछने वाला है, कितने, 2 प्रश्न। कितने अंक के हैं, 3 अंक के। 2 प्रश्न कितने अंक के पूछेगा, 3 अंक के प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न छोटा होगा, दूसरा बड़ा होगा। जो छोटा प्रश्न है वो 1 नंबर का, बड़े वाला प्रश्न कितने नंबर का, 2 नंबर का। हम कह सकते हैं एक पूछेगा अति लघुरात्मक, कौन सा, अति लघुरात्मक, और दूसरा पूछेगा कौन सा, लघुरात्मक। लघुरात्मक की 2 श्रेणियां होती है, फर्स्ट और सेकंड। जो फर्स्ट है वो 2 नंबर के क्वेश्चन, सेकंड में कितने नंबर के पूछ सकते हैं, 3 नंबर के। ये आगे हम बात कर लेंगे। यहां समझ में आएगा खरपतवार से कितने प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न। अंक कितने होंगे, 3। पहला होगा 1 नंबर का और दूसरा प्रश्न पूछाएगा 2 नंबर का। या कह सकते हैं एक अति लघुरात्मक और दूसरा कौन सा पूछ सकता है, लघुरात्मक पूछा जा सकता है। अब इसमें पढ़ना क्या है, पहला खरपतवार की परिभाषा जो मैंने बताई, खरपतवार किसे कहते हैं। फिर खरपतवारों की जो विशेषताएं हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती है वो डिस्कस करनी है। फिर इनका वर्गीकरण, खरपतवारों को कितने भागों में, कितने प्रकारों में, किसके आधार पर डिवाइड किया गया है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे वर्गीकरण किसके आधार पर है, मान लो जीवन चक्र के आधार पर है। वर्गीकरण किसके आधार पर है, जीवन चक्र। जीवन चक्र के आधार पर कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं सर। कौन कौन से, जीवन चक्र के आधार पर 1 वर्षीय हो गए, द्विवर्षीय हो गए, बहुवर्षीय हो गए। ये इनका जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण हो गया। बीजपत्र के आधार पर पूछ लें तो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हो गए। ऐसे आगे वर्गीकरण कितने प्रकार का है, 6 प्रकार का है, हम आगे पढ़ेंगे। फिर है इसकी हानियां, खरपतवारों से मानव को क्या हानियां होती है, पशुओं को क्या हानियां होती है, मृदा को क्या हानि होता है, दूसरे पौधों को क्या हानियां होती है, ये बात पढ़ेंगे। फिर विस्तार एवं गुणन,
विस्तार का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे पहुंचते हैं। गुणन का मतलब संख्या में बढ़ोतरी कैसे होती है, या इनकी विधियां हम डिस्कस करेंगे। फिर खरपतवार नियंत्रण, खरपतवारों को हटाना, नष्ट करना, उनकी वृद्धि को रोकना। अब नियंत्रण की यांत्रिकी, यंत्रों द्वारा इनको हटाना, रासायनिक रसायनों द्वारा हटाना, एवं जैविक जीवों द्वारा इनका नियंत्रण करना, अलग अलग विधियां में पढ़ने वाले हैं। जो खरपतवार चैप्टर है 4th नंबर का चैप्टर है, इसमें से प्रश्न कितने पूछने वाला है, 2 प्रश्न, कितने नंबर के, 3 नंबर के। ओके, आगे जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है वो है शुष्क खेती, चैप्टर नंबर 5 शुष्क खेती। शुष्क खेती, इसकी परिभाषा, महत्व और शुष्क खेती के सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत होते हैं। यहां से प्रश्न कितने आएंगे, 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 ही प्रश्न, कितने अंक के होंगे, 2 अंक के। 2 प्रश्न, 2 अंक के मतलब 2 प्रश्न छोटे छोटे, अति लघुरात्मक। हमें सीधा सा इतना ध्यान रखना है, इस शुष्क कृषि वाले चैप्टर से बड़ा प्रश्न याद नहीं करना। जितने भी छोटे प्रश्न, जितने भी छोटे छोटे प्रश्न बनने वाले हैं, 2 प्रश्न पूछेंगे बिल्कुल छोटे छोटे, परिभाषा के नाम पर। हो सकता है फुल फॉर्म पूछ ले, जैसे पुराने एग्जाम फुल फॉर्म पूछी है, पीएसबी की पूछ ली, पीएसबी की पूछा गया एक बार, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, फास्फोरस घुलनशील जीवाणु, ऐसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। शुष्क कृषि की परिभाषा पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। पहला है शुष्क कृषि, इसकी परिभाषा। शुष्क कृषि किसे कहेंगे, शुष्क कृषि कहेंगे जहां वर्षा कम होती है, वाष्पीकरण अधिक होता है। जहां वर्षा तो होती है कम, वाष्पीकरण होता है अधिक, ऐसे क्षेत्रों पर पानी को हम संग्रहित करेंगे, वर्षा जल को संग्रहित करेंगे, उसके बाद उसकी खेती में उपयोग करेंगे, उसे कहेंगे शुष्क कृषि। शुष्क कृषि का क्या महत्व है, जहां वर्षा नहीं होती है, वहां उत्पादन कम होता है, तो वहां के क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ाना या जीविका को चलाने के लिए वहां पर उत्पादन करना, ये इसका महत्व है। इसके क्या सिद्धांत है, जैसे पौधों की संख्या कम कर दो, कम दूरी पर लगाओ, पानी को एकत्रित करो, ये इसके सिद्धांत होंगे। फिर फसल चक्र, फसल चक्र किसे कहेंगे, फसल चक्र का मतलब होता है प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष एक निश्चित खेत में या निश्चित क्षेत्र में फसलों को बदल बदल कर बोना, फसलों को अदल बदल कर बोना, या एक बार दलहन बो दी तो दूसरी बार तिलहन, और पहली बार या दूसरी बार आगे जब बोएंगे तब अनाज वाली बो दी, या एक कुल के बाद दूसरे कुल की फसलें बोएंगे, या फसलों को बदल बदल कर बोना, क्या कहलाता है, फसल चक्र। इसकी परिभाषा, इसके महत्व और सिद्धांत। फसल चक्र के क्या सिद्धांत होते हैं, जैसे एक बार कौन सी, बड़े उथली जड़ वाली तो गहरी जड़ वाली, एक वर्षीय फसल तो उसके बाद बहुवर्षीय फसल, ऐसे फसलों को बोना है। अधिक ऊंचाई वाली के बाद कम ऊंचाई वाली, कम पोषक तत्व बताने वाली के बाद अधिक पोषक तत्व बताने वाली, ऐसी फसलों की बुआई करनी चाहिए। फिर पूछा था भू परिष्करण, भू परिष्करण क्या होता है, किसने दिया है, कैसा कैसा इसके प्रकार होते हैं। तो भू परिष्करण कहेंगे खेती पर या फसलों पर या मृदा पर कोई भी इंप्लीमेंट, यंत्र का उपयोग करना, क्या कहलाता है, भू परिष्करण। इसके उद्देश्य क्या है और इसके प्रकार क्या है। बड़ा चैप्टर है शुष्क कृषि, प्रश्न पूछे जाने वाले हैं 2, नंबर भी कितने होंगे, 2 अति लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इससे प्रश्न पूछाएंगे 2 अति लघुरात्मक, 2 नंबर का पार्ट चैप्टर है और 2 ही प्रश्न आने वाले हैं। आगे जो अपना बड़ा वाला चैप्टर है, सबसे बड़ा, फसल उत्पादन, फसलों उत्पादन। अब फसल उत्पादन क्या होता है, फसल का उत्पादन लेना, ये तो बाकी प्रक्रिया थी, मेन फसल जो यही है। यहां से प्रश्न पूछ जाते हैं कितने, 3 या 4 प्रश्न पूछ जाते हैं, 3 या 4 प्रश्न पूछ जाते हैं। अंक कितने होंगे, अंक कितने होंगे, 7 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने अंक के, 7, 3 प्रश्न या 4 प्रश्न, अंक कितने होंगे, 7। अब प्रश्न पूछे, एक प्रश्न छोटा पूछ सकता है, एक अति लघुरात्मक पूछ सकता है, एक लघुरात्मक और एक निबंधात्मक पूछ सकता है। ऐसा नहीं होता है, तो कई बार क्या होता है, 3 प्रश्न छोटे पूछ लेता है और एक निबंधात्मक। जो निबंधात्मक प्रश्न है, जो लास्ट वाला प्रश्न है ना, वो तो आने वाला है। इसके अलावा 2 छोटे पूछ सकता है, एक बड़ा पूछ सकता है, तीनों छोटे पूछ सकता है, एक छोटा एक बड़ा पूछ सकता है। ये डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पर। जैसे मैंने आपको कहा था सिंचाई में 1 प्रश्न भी पूछ सकता है और एक एक नंबर के 2 भी पूछ सकता है, तो ऐसे यहां से चेंज हो सकता है, इतना कोई इश्यू नहीं है। जैसे मान लो इन्होंने पूछ लिया मूंगफली के लिए सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं लिखी, किसकी अवस्थाएं, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं। अब मूंगफली पढ़ेंगे हम कहाँ, फल उत्पादन में। सिंचाई हमने कहाँ पढ़ी, सिंचाई में। अब ये दोनों का पता नहीं चल रहा कहाँ से पूछा है। क्रांतिक अवस्था यहाँ भी हो सकती है, वहां भी हो सकती है, तो हम चाहे तो इसको फल उत्पादन, फसल उत्पादन में मान सकते हैं, चाहे तो सिंचाई में मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रश्न आगे पीछे हो सकता है, बात वही रहेगी, प्रश्न वही है, अपने को डरने की जरूरत नहीं है। पूछा जाएगा,
में आएगा। ठीक है, पता चल गया कौन सा प्रश्न कितने नंबर का आने वाला है, कितने अंक का है। ये चैप्टर 3% का है, 7 अंक है, हो सकता है 4% भी पूछ ले, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं फसल उत्पादन। फसल उत्पादन का मतलब उचित ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से खेती करना। अब इसमें फसलें दे रखी अनाज वाली, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, चारे वाली, रोकड़ फसलें, रेशेदार और मसाले वाली। कई प्रकार की 7 प्रकार की फसलें दे रखी है। अनाज, दलहन, अनाज मतलब जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है, दलहन मतलब जिसमें प्रोटीन अधिक होती है, तिलहन जिसमें ऑयल कंटेंट जो वसा होती है वो अधिक होती है, चारा जिसमें फाइबर अधिक होता है, रोकड़ फसलें जिनको बेचने पर तुरंत पैसा प्राप्त होता है, रेशेदार जिनसे रेशा तैयार किया जाता है या रेशा प्राप्त होता है, मसाले वाले जिनका उपयोग मसालों के रूप में किया जाता है। ये 7 प्रकार की में फसलें पढ़नी है। देखो अनाज वाली फसलें, धान्य फसलें, धान्य फसलों में पढ़ना है अपने को जो गेहूं, बाजरा, जवार, मक्का और धान। जो गेहूं, जवार, बाजरा, मक्का और धान, इनके बारे में डिस्कस करना है, अध्ययन करना। नीचे पढ़ेंगे क्या पढ़ना है इनके बारे में। इसके बाद है उड़द, मूंग, मोठ, चना, अरहर और चौला। ये पर है दलहन फसलें जहां से प्रोटीन अधिक प्राप्त होती है। फिर तिलहन फसलें सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी और सूरजमुखी, इनमें ऑयल कंटेंट ज्यादा होता है। तो ये कौन सी फसलें हैं, तिलहनी फसलें। उसके बाद पढ़ेंगे चारा, रिजका और बरसिम। चारे वाली जो फसलें रिजका और बरसिम, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर रोकड़ फसलें, गन्ना, आलू और गंवार। रोकड़ फसलें जो नकदी फसलें वो कौन सी है, गन्ना, आलू और गंवार। यहाँ हम गन्ना को ले सकते हैं, जहाँ शुगर केन या शर्करा वाली फसलें भी हो सकती है। फिर है रेशेदार जिनसे रेशा प्राप्त किया जाता है, कपास और सनई। इसके बाद है मसालेदार, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। इन 30 फसलों का यहाँ 6 फसलें हो गई, 3 और 3 ये भी 6 फसलें हो गई, 3 और 3 6 1 7, ये 7 फसलें हो गई। फिर है 2, ये 2 फसलें हो गई। इसके बाद 3, 2 और 4, 4 और 6, 3 9 10 11, 11 12 23 और लगभग कितनी फसलें हो गई, 30 फसलें हो गई। 30 फसलों के बारे में अध्ययन। अब पढ़ना क्या है, नंबर 7 है, प्रश्न 3 या 4% वाले, छोटे प्रश्न भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे और निबंधात्मक प्रश्न भी आएंगे, लेकिन पूछा क्या जाएगा इन फसलों के बारे में वो हमें देखना है। फसलें पता चल गई। अब देखो पढ़ना क्या है। सबसे पहले पढ़ना है वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व। हम कह सकते हैं फसलों का सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय सीधा सा पूछे, छोटे छोटे 3% पूछ सकता है, 2% पूछ सकता है, 1% उसमें पूछ सकते कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, गेहूं का उत्पत्ति स्थान क्या है, गेहूं का कुल क्या है। तो छोटे प्रश्न में ये पूछा सकता है। तो सभी फसलों के जो 30 की उनका वानस्पतिक नाम, कुल और महत्व में याद रखना है। महत्व का मतलब इनमें क्या पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट कितनी है, वसा है तो वसा कितनी है, इनका उपयोग कैसे किया जाता है। जैसे गेहूं का है तो गेहूं में किसका उपयोग किया जाता है, चपाती बनाने के लिए उपयोग करता है, मैदा बनाते हैं, जो भी इनका बनाते हैं वो उपयोग में पढ़ना है। इसके बाद जलवायु और मृदा, ये सब की याद रखना। जो बड़ा वाला जो निबंधात्मक प्रश्न आएगा उसमें विशेषतः पहला पॉइंट आता है 1 नंबर का, क्या, मृदा और जलवायु। अब मृदा और जलवायु क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, ये सब आगे डिस्कस करेंगे। मृदा क्या होती है, जलवायु क्या होती है। फिर है खेत की तैयारी, खेत को कैसे तैयार करना है जैसे फसल उत्पादन के लिए तैयार हो जाए। इसके बाद है उन्नतशील किस्में। सभी फसलों की जो उन्नतशील किस्में हमें याद ही करनी है, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है और इस बड़े वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। और पूछा क्या जाता है, यहाँ तो 1 नंबर का प्रश्न आने ही वाला है। जो बड़े वाला क्वेश्चन है, जो निबंधात्मक प्रश्न है लास्ट वाला, उसमें 4 पॉइंट दिए होंगे आपको। उसमें से जो दूसरा पॉइंट होगा वो होगा उन्नतशील किस्में। कोई 4 उन्नतशील किस्में लिखे, 4 उन्नतशील किस्में लिखनी होगी हमें, तो वो 1 नंबर का। तो उन्नतशील किस्में तो हमें याद करनी है। फिर है बीज दरें और बीजोपचार, बीज दर और बीजोपचार। इसकी बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है और उसका उपचार कैसे करना है। फिर है बुआई का समय और बुआई की विधि। बुआई की विधि कौन से तरीके से करना है, पंक्तियों में लगाना है, क्यारी बनानी है, कुंड बनाना है, या और कोई रोपाई करनी है उस मेथड का। और बुआई का समय रबी में करनी है, खरीफ में करनी है या जायद में करनी है। कब बुआई करनी है, उसका समय अक्टूबर है, जुलाई है, जून है, वो डिसाइड करना है, वो लिखना है। यहाँ है खाद और उर्वरक, कितना खाद देना है, बुआई के पहले क्या देना है, बुआई के बाद क्या देना है, यूरिया है कितने टाइम में देना है, कितनी मात्रा में देना है। तो इसके बाद है सिंचाई, सिंचाई हमने पहले भी देखी है, कब कब कितनी सिंचाई करनी है ये हमें देखना है। फिर अंतराकृषि, सिंचाई करने के बाद खरपतवारों को निकालना, खरपतवारों को निकालना, वायु संचार को बढ़ाना, ये आता है अंतराकृषि। फिर है पादप संरक्षण,
पादप संरक्षण का मतलब होता है इस फसलों में लगने वाले कीट और रोग, इन दोनों का नियंत्रण करना। कीट और रोगों का नियंत्रण क्या कहलाता है? पादप संरक्षण। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां भी 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट पूछ लेता है और नहीं पूछता निबंधात्मक प्रश्न में जो पॉइंट आते हैं ना 4, उनमें से लिखा होगा कीट और रोग नियंत्रण। या हो सकता है 2 कीट पूछ ले, या हो सकता है 2 रोग पूछ ले, 2 कीट पूछ सकता है, या 2 रोग पूछे जा सकते हैं, इनका नियंत्रण पूछा। फिर है कटाई और गहाई। कटाई का मतलब फसलों की कटाई कब करनी है, गहाई का मतलब उनको दानों से अलग कब करना है, कैसे करना है। फिर उपज, इनसे प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त होती है, ये वाला डिस्कस हमने कर लिया है। हमने जो पहली यूनिट थी जो 20 अंक की थी, फिक्स नहीं है 20, हो सकता है 21 पूछ ले, 19 पूछ ले, इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, ये भी नहीं है कोई फिक्स नहीं है, फिक्स है 20 अंक है, आगे पीछे होता रहता है। 20 अंक है, 20 अंक है, इनका हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे पढ़ने वाले जो हमने दूसरी यूनिट थी उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, देख लो इकाई 2 उद्यान विज्ञान हॉर्टिकल्चर, इसमें से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? 18 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कौन कौन से पार्ट्स आएंगे? तो पहला इसका जो चैप्टर फलोत्पादन का महत्व, स्थिति एवं भविष्य, जो पहला चैप्टर है ना वो कौन सा है? महत्व, स्थिति और भविष्य, ये वाला चैप्टर है पहला। दूसरा है पादप प्रवर्धन, जहां अंकों की बात करती है तो इन दोनों चैप्टरों के मिला के ही अंक कितने दे रखे हैं इन्होंने? 3 अंक दे रखे हैं। यहां से प्रश्न पूछा जाने वाला कितना? दोनों, जो पहला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर है फलोत्पादन का महत्व, स्थिति और भविष्य, और दूसरा है पादप प्रवर्धन, इन दोनों से मिलाकर ही एक प्रश्न पूछा जाने वाला। वो प्रश्न कितने अंक का होगा? 3 अंक का। अब तक प्रश्न पूछे गए हैं वो किससे पूछेंगे? पादप प्रवर्धन। मोस्ट जहां तक मुझे याद है मुझे पूछा दाब कलम क्या होता है, जैसे याद आ रहा है दाब कलम के बारे में पूछा, ये क्या है, कितने प्रकार की होती है, कैसा कैसा प्रवर्धन किया जाता है। अब इसमें प्रश्न में क्या क्या पढ़ना है? फलोत्पादन का, फलों का महत्व, फलों से हमें क्या प्राप्त है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन जो भी है। फिर स्थिति एवं भविष्य, मैंने जो पहले ही बताया था जब शुरू में, स्थिति और भविष्य का क्या है। फिर है पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन क्या होता है? पौधों की या फलों की या फलदार पौधों की संख्या में बढ़ोतरी या इनका गुणन, या नया पौधा बनाना या नए पौधे का निर्माण क्या कहलाता है? पादप प्रवर्धन। पादप प्रवर्धन अगर बीज से करते हैं तो उसे पादप प्रवर्धन नहीं कहेंगे, और वानस्पतिक भागों से करते हैं, कौन से भागों से? जड़, तना, पत्ती और पुष्प से, तो उसे क्या कहेंगे? पादप प्रवर्धन। ये कितने प्रकार का होता है आगे हम डिस्कस करेंगे। जो दूसरा अपना चैप्टर है, दूसरा चैप्टर अपना रहने वाला है, जो पहला दूसरा तो वहां हो गया था, हम इसे दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी, जो फलोद्यान प्रबंधन है। दूसरा है फलोद्यान प्रबंधन। उद्यान का प्रबंधन कैसा होता है, क्या करना है इसके लिए, कैसे सिंचाई करनी है, कैसे नालियां छोड़नी है, कैसा रास्ता रखना है, कैसे भूमि को समतल करना है। यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 2, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे 2, और कितने अंक के? 4 अंक के 2 प्रश्न, मतलब लघुरात्मक प्रश्न पूछे जाने वाले। लघुरात्मक की कौन सी? फर्स्ट कैटेगरी के। अंक कितने होंगे? 2, 1 प्रश्न 2 अंक। और पूछा क्या जाएगा? फलोद्यान प्रबंधन कैसे करते हैं। पहला पूछेगा स्थान का चुनाव, फलोद्यान के लिए कौन से स्थान का चुनाव करना चाहिए? आसपास की जमीन से उठा हुआ हो, वहां पानी नहीं मरे, वहां सिंचाई की व्यवस्था भी हो, फलों को लाने के लिए, फलों को ले जाने के लिए साधनों की व्यवस्था हो, यातायात के अच्छे साधन हो, मार्केट से नजदीक हो, ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए। फिर योजना, किस योजना से हमें फल वृक्ष लगाने हैं। अगर हमें लगाने हैं, जैसे अपना क्षेत्र है शुष्क और हम लगा रहे हैं शीतोष्ण के, तो कैसे लगेंगे? योजना का मतलब है उसी जमीन भूमि के अकॉर्डिंग हमें योजना बनाने की पौधे कैसे लगाने हैं, कौन से लगाने हैं। फिर है रेखांकन। रेखांकन का मतलब होता है हमें किस मेथड से पौधे लगाने हैं। आयताकार है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, षटभुजाकार है, पंचभुजाकार है, या कंटूर है। ये 6 मेथड्स हैं, इनमें से कौन सी विधि द्वारा पौधे लगाने जाते हैं ये हमें देखना है। फिर एक गड्ढे तैयार करना, पौधे लगाने के लिए कितनी साइज का गड्ढा खोदना है, कितनी दूरी पर खोदना है। पौधे लगाना कब लगाने हैं? शाम के समय लगाने हैं, मोस्टली शाम के समय। सामान्य देखभाल, इनकी देखभाल चारों तरफ बाड़ जो हेज वो लगानी है, तारबंदी करनी है, या और कोई मेथड अपनाना है। फिर है मौसम की प्रतिकूल दशाओं का फसलों पर पड़ने वाला प्रभाव, जैसे लू, पाला, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, या इनसे बचाने के उपाय, ये भी पूछा जाता है। फिर है उद्यानों का फलन की समस्या, उद्यानों में एफलन की समस्या या एफलन, सॉरी, उद्यानों में फलन की समस्याएं या एफलन, या उनको और उनका समाधान। जो एफलन होता है, कम फल लगना है, नहीं लगना, फूल आते ही गिर जाना,
छोटे फल है वहां गिर जाना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। और इसमें मोस्टली हम पढ़ेंगे क्या, हार्मोन। क्या पढ़ेंगे, हार्मोन, या कई बार होता है खुद के कारणों से एफलन की समस्या होती है। फिर है फलोद्यान में विभिन्न पादपवर्ती नियंत्रक, यहाँ देखो आ गए ये हार्मोन, पादपवर्ती नियंत्रक। इनका उपयोग, पादपवर्ती नियंत्रक मतलब जो पादपों की वृद्धि को बढ़ा देता है या कम कर देता है, उसे कहेंगे पादपवर्ती नियंत्रक। बढ़ा देता है या कम कर देता है, कम का मतलब ये नहीं कि पौधे की वृद्धि को कम कर दिया, उसकी वृद्धि को रोक देता है, पौधे की वृद्धि को रोक देता है, उसे कहते हैं पादपवर्ती नियंत्रक। फलोद्यान प्रबंधन है, 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 4 अंक के होंगे, 2-2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2-2 अंक के। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ। तीसरा है फलोद्यान, जो फलों का हमने उद्यान लगाया तरीका, कौन से फलों का उद्यान लगाना है, कौन कौन सा। अब फलोद्यान लगाने के लिए हम निम्न बिंदुओं का आधार लेना है। पहले इनका वानस्पतिक नाम ध्यान रखना है, उनका कुल ध्यान रखना है, उनका उत्पत्ति स्थान ध्यान रखना है, उनकी गुणसूत्र संख्या ध्यान रखनी है, उनके फल का प्रकार ध्यान रखना है, खाने योग्य भाग का ध्यान रखना है। ये सब हो गया वानस्पतिक नाम, सामान्य परिचय में हो गया। फिर इनका कुल महत्व है, सॉरी यहाँ कुल महत्व नहीं, यहाँ कुल आएगा, वानस्पतिक नाम और कुल, यहाँ आएगा इनका महत्व है। इनसे कौन कौन से विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन प्राप्त होते हैं। इसके बाद जलवायु, कौन से पौधे के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है। फिर इनकी भूमि और उन्नतशील किस्में, भूमि या मृदा कह सकते हैं, और उन्नतशील किस्में मैंने बताया था पहले भी। यहां से प्रश्न पूछा जाएगा एक, यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा बड़ा, इतना ध्यान रखना। जो अपने हॉर्टिकल्चर का उद्यान विज्ञान का पोर्शन है वहां से अति लघुत्मक प्रश्न नहीं आता, यहां से अति लघुत्मक प्रश्न नहीं पूछा था। यहाँ तो बड़ा प्रश्न आएगा, या 2 नंबर का आएगा, या 3 नंबर का आएगा। छोटा प्रश्न यहाँ से पूछा नहीं जाता, लेकिन छोटे प्रश्न यहाँ बड़े वाले जो प्रश्न है उनमें 3 पॉइंट बना के छोटे प्रश्न पूछ सकता है, या 2 पॉइंट में बना के छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ उन्नतशील किस्में, वहीं हर पौधे की, हर फसल की या हर फल की 4-4 किस्में विशेषता जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है। फिर परिवर्तन और पौध रोपण, परिवर्तन मैंने बताया था कौन सी विधि काम है, वहां पढ़ेंगे विधियां, और यहाँ सिर्फ इतना लिखना है कौन सी विधि काम में लेते हैं। फिर पौध रोपण, पौध रोपण कब करना है। फिर खाद्य उर्वरक, कौन से पौधे को प्रतिवर्ष कितने खाद्य उर्वरक की आवश्यकता होती है। निराई गुड़ाई कब करनी है, प्रति पौधा कितनी उपज प्राप्त होती है। फिर पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, पादप संरक्षण, उनमें कीट और रोग हो सकता है। अब पूछा है कि कौन से फसलों में, सर इतनी चीजें बता दी, लेकिन ये उपाय करना किसके लिए है, ये वास्तव पढ़ेंगे किसका। हमें पहली जो मुख्य है आम, भारत का राष्ट्रीय फल, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़नी है। उसके बाद है नींबू वर्गीय, नींबू और संतरा। इसके बाद है केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, बेर, खजूर और पील। ये लगभग 12 फसलें होगी, 1 2 3 4 5 9 10 11 12 फसलें हैं या 12 फल वृक्ष हैं। इनके बारे में सामान्य परिचय, इनकी मृदा, जलवायु, उन्नतशील किस्में, पौधे लगाने का तरीका, पौध संरक्षण, इनकी जलवायु, इनके बारे में अध्ययन करना, उपज, गहराई, प्रवर्धन, पौधरोपण, ये सब हमें पढ़ना है। यहां से एक प्रश्न पूछा जाएगा और 4 नंबर का प्रश्न होगा। आगे आ जाओ। अगला जो हॉर्टिकल्चर का अपना लास्ट चैप्टर है वो है फल परिरक्षण। फल परिरक्षण का मतलब फलों को संरक्षण करना या उनको परिरक्षित करना। फल परिरक्षण से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न होंगे 5 अंक के, 2 प्रश्न 5 अंक। एक प्रश्न पूछा जाएगा 2 नंबर का और एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 नंबर का। दोनों ही प्रश्न कौन से हैं, लघुरात्मक। कौन से हैं, लघुरात्मक की 2 श्रेणियां हैं, श्रेणी फर्स्ट और श्रेणी सेकंड। सेकंड श्रेणी का मतलब है 2 नंबर का, 3 नंबर का प्रश्न होगा। फर्स्ट का मतलब कितने 2 नंबर का, 1-2 नंबर का प्रश्न होगा। तो लघुरात्मक 2 प्रश्न पूछाएंगे, 2 नंबर का और 3 नंबर का। क्या पूछा जा सकता है, फल परिरक्षण होता क्या है, इसकी वर्तमान स्थिति क्या है। वर्तमान स्थिति बहुत नाजुक है, मात्र 2% फलों का परिरक्षण हो पाता है। महत्व क्या है, महत्व क्या है, साल भर हमें वो मानव को भोजन के लिए, अचार वगैरह कुछ भी खाने के लिए फल वृक्ष मिलते रहते हैं। फिर फल परिरक्षण भविष्य, फल परिरक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, कौन से सिद्धांत कार्य करता है या कौन से सिद्धांत इनको संरक्षण करता है। वायु रहित होगा, वायु होगी, या किस माध्यम से कहता है। फिर इनकी विधियां, कौन सी विधियां हैं, स्थायी विधि है या अस्थायी विधि है। फिर है फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी, डिब्बाबंदी को डिब्बों में रखना है। डिब्बाबंदी के जनक हैं निकोलस एपर्ट, ध्यान रखना, निकोलस एपर्ट, जो अभी कुछ दिनों पहले जैसे 11 तारीख को अपने 11
दिसंबर को जो फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था ना, सेकंड पेपर एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर फर्स्ट या स्कूल लेक्चरर के लिए, उनमें पूछा गया था निकोलस एपर डिब्बाबंदी के जनक हैं। फिर पूछता है फल पाक जेम, फल पाक जेम, इसके बारे में, जेम कैसे बनाते हैं, कौन से फलों की बनती है। फिर पूछता है जेली औले है, जेली के बारे में। मुरब्बा किसका बनाया जाता है, आंवले का। पानक शरबत ये सब। फिर टमाटर का सॉस और अचार ये पूछा, जैसे इनकी विधियां पूछी जाएगी। 3 नंबर का जो प्रश्न है ना वो यहीं से आने वाला है। जेम, जेली, मुरब्बा, अचार, पानक, सकवेस, यही पूछा जाने वाला है 3 नंबर का प्रश्न। इनकी सिर्फ विधियां, कौन कौन सी प्रोसेस, पहले फलों का चयन करना है, फलों को पिकिंग, इनको छोलना है, उबालना है, क्या क्या करना है, ये प्रोसेस हम आगे पढ़ने वाले हैं। जो अपने दूसरी यूनिट थी उद्यान विज्ञान 18 नंबर की, उनमें से अपने अंकों का डिसाइड किया प्रश्नों का कितने परसेंट पूछे जाएंगे। आगे आ जाओ, अपने जो थर्ड यूनिट है पशुपालन विज्ञान, सबको इजी लगने वाली पशुपालन विज्ञान, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 18 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे सब। कितने नंबर के, 18 नंबर की। जो पहला चैप्टर है पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व है, ये नहीं पशुपालन दुग्ध उत्पादन पूछा जाएगा, पशु प्रबंधन का महत्व है, पशुओं का प्रबंधन करते हैं उसका क्या महत्व है, सीधा सा महत्व, उत्पादन बढ़ जाएगा। यहां से 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 3 अंक के, मतलब एक छोटा प्रश्न होगा और एक बड़ा। एक तो पूछा जाएगा अति लघुरात्मक और एक पूछा जाएगा लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्नों की 4 कैटेगरी मैं आगे बता दूंगा आपको। इसमें पूछा है पशुपालन एवं दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, ये पूछा जाएगा। फिर एक गो उत्पाद, गाय से पंचगव्य, यहां देख लो सीधा सा याद रखना, पंचगव्य किसे कहते हैं, ये आएगा। पंचगव्य किसे कहते हैं, गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पाद या देसी गाय से प्राप्त होने वाले 5 उत्पाद, दूध, दही, घी, गोमूत्र, गोबर, ये पांचों उत्पाद क्या कहते हैं, पंचगव्य। इन पंचगव्य को शास्त्र में क्या कहा गया है, पुराने जमाने में इनका कैसे उपयोग करते थे, इन पंचगव्यों को क्या उपयोग है, कैसे तैयार होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ से 2 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 3 अंक के होंगे, अति लघुरात्मक और लघुरात्मक। नेक्स्ट आ जाओ, यहां से नस्लों से 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने वाले, बिल्कुल इजी है, 7 नंबर के प्रश्न पूछे जाने वाले। प्रश्न पूछे जाएंगे 3, एक प्रश्न पूछा जाएगा 1 अंक का, मतलब अति लघुरात्मक, 1 लाइन वाला प्रश्न। एक पूछा जाएगा दूसरा प्रश्न जो लघुरात्मक की श्रेणी में फर्स्ट लघुरात्मक फर्स्ट है, और एक प्रश्न जाएगा निबंधात्मक जो 4 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है 3, नंबर है 7। अब पूछा क्या जाएगा, नस्लें, नस्ल की परिभाषा ही पूछ सकता है, 1 नंबर का प्रश्न है, नस्ल की परिभाषा ही पूछ सकता है। जब ये परिभाषा पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, जब हम पशुपालन पढ़ेंगे आगे। फिर नस्लें, निम्नलिखित जो लिखी हुई है उन नस्लों का उत्पत्ति स्थान, इनका उत्पत्ति स्थान पढ़ना है, इनका वितरण, ये कहां कहां फैली जाती है, इनका मूल स्थान कौन सा है, इन नस्लों की क्या क्या विशेषता है, गाय की कौन सी नस्ल है, उसकी विशेषता क्या होगी, और उपयोगिता, कितना दूध देती है, मांस के लिए तो कितना मांस देती है, बकरी है तो मांस के लिए पाली जाती है, किसके लिए पाली जाती है। इतना ध्यान रखना, कभी भी गाय का उपयोग या गाय की उपयोगिता में मांस नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, गाय अपने माता है, मानते हैं हम, इसलिए इसका कभी मांस नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना, कभी भी आप ऊंट के लिए मांस नहीं पढ़ोगे, ऊंट की उपयोगिता में मांस नहीं पढ़ोगे। क्यों, क्योंकि ऊंट भी अपना कौन सा पशु है, राजकीय पशु माना गया है। 2014 से ऊंट राजकीय पशु है, और जो राजकीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है, कभी भी इनका शिकार नहीं करते, शिकार नहीं करेंगे तो इनका मांस प्राप्त नहीं होगा, तो हमें कभी भी इनके मांस का जिक्र नहीं सुनने को मिलेगा। फिर है कौन से पशु पढ़ना है हमें, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, 5 पशु पढ़ने में, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट पढ़ने हैं। इनकी कौन कौन सी नस्लें हैं, गाय की नस्लें हैं गिर, थारपारकर, हरियाणा, नागौरी, मालवी, मेवाती, राठी, जर्सी और होलिस्टन। अब इनकी कैसी कैसी कैटेगरी हो सकती है, जैसे मान लो पूछ ले दुधारू, हो सकता है 1 नंबर में गाय की दुधारू नस्लें कौन सी है, तो सिंधी, साहिवाल, गिर और देवनी। याद रखना कौन सी है, सिंधी, साहिवाल, गिर, देवनी। ये नहीं पूछा, दुधारू नहीं पूछ लिया गुरुजी, इन्होंने भारवाही पूछ ली। भारवाही का मतलब ज्यादा वजन नहीं है इनमें, भारवाही का मतलब जो तेज धावक होते हैं, कौन से तेज धावक होते हैं, नागौरी, मेवाती,
ये पूछी जा सकती है। जो भारवाही है, भारवाही का मतलब जिनके बैल तेज दावक होते हैं। तीसरी कौन सी पूछ सकता है? तीसरी पूछ सकता है द्विकाजी। द्विकाजी मतलब या द्विप्रयोजनी, जिनका दूध भी अच्छा है और जिनके बैल भी क्या काम आते हैं, कृषि कार्यों में उपयोग आते हैं, वो कौन सी हो गई? भारवाही द्विकाजी हो गई। कौन सी हो गई? द्विकाजी। थार पारकर, हरियाणा, कॉन्करेज, ये कौन सी हो गई? द्विकाजी। तो गुरु जी ये नहीं पूछे, ये पूछ ले कि विदेशी नस्लें कौन सी है, तो विदेशी नस्लें कौन सी हो गई? जर्सी और होलिस्टीन फ्रीजियन, जो अपने सिलेबस में वही है जर्सी और होलिस्टीन, बाकी तो रेड डेन, डेनमार्क बहुत सारी होती है। इसके बाद पूछा जाता है भैंस के बारे में। यहां से एक बड़ा प्रश्न आने वाला है। बड़ा प्रश्न में क्या पूछेगा? इसमें पहला पॉइंट उत्पत्ति स्थान पूछेगा और दोनों वितरण साथ साथ आएंगे। दूसरी इसकी विशेषताएं पूछेगा और तीसरी क्या पूछेगा? इसकी उपयोगिता। 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है। 2 नस्लें पूछेगा, किसी की भी गाय की 2 नस्लें पूछ सकता है, भैंस की दोनों में सिर्फ डिफरेंट पूछेगा। गाय की 2 नस्लें हो सकता है, जर्सी और होलिस्टीन, इन दोनों में अंतर पूछ ले, क्या अंतर होता है? तो अंतर देना है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका वितरण कहाँ है, दोनों का अलग अलग, इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है। गाय हो, जर्सी और होलिस्टीन नहीं पूछेगा साहब। इन्होंने तो भैंस पूछ ली। अब भैंस में उसने मुर्रा और सूरती पूछ लिया। मुर्रा और सूरती लिखना वही है, उत्पत्ति स्थान, विशेषता, उपयोगिता, लेकिन सबकी अलग अलग लिखनी है। ठीक है, आ जाओ। भैंस, भैंसों में कौन कौन सी? मुर्रा है, बधावरी, सूरती, नीली, जाफराबादी और मैसाना। कौन कौन सी? मुर्रा, बधावरी, सूरती। अब पूछ रहे 1 नंबर में सबसे ज्यादा कौन सी गाय के दूध में वसा पाई जाती है, सॉरी कौन सी भैंस के दूध में वसा पाई जाती है? तो कौन सी में? बधावरी। कितना परसेंट? 13% या 13.5% वसा पाई जाती है। ठीक है। किसके सींग गोल आकार के होते हैं, किसके सींग बड़े होते हैं, छोटे हाथी के समान कौन सी दिखाई देती है? ये 1% 1 नंबर का पूछा जा सकता है। फिर अब बकरी, बकरी कौन सी नस्लें हैं? जमनापारी, बर्बरी, बिट्टल, टोकनबर्ग और सिरोही, ये बकरी की नस्लें हैं, इनमें अंतर पूछा जाता है। फिर भेड़, भेड़ की नस्ल मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, क्रापुल, अविवस्त्र, अविकालीन और जैसलमेर, इन नस्लों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद है ऊंट। ऊंट की कितनी नस्लें हैं राजस्थान में? तो ध्यान रखना, राजस्थान में ऊंट की कितनी नस्लें हैं? 5। कौन कौन सी? जब पशुपालन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। 5 में 3 का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी। बीकानेरी, जैसलमेरी, मेवाड़ी। प्रश्न पूछ ले 1 नंबर में, तो राजस्थान में ऊंट की कितनी नस्लें हैं? तो 3 नहीं है, कितनी नस्लें हैं? 5। ध्यान रखना, सांचोरी भी है एक और एक और भी है, तो हम डिस्कस करेंगे आगे जब पशुपालन पढ़ेंगे। तो ऊंट की कितनी नस्लें राजस्थान में? 5। डिस्कस बीकानेर, जैसलमेरी, मेवाड़ी, इनका मूल स्थान क्या है और ऊंट का प्रबंधन, इनके बारे में अध्ययन किया जाना है। कुल प्रश्न 3 पूछे जाएंगे, अंक कितने होंगे? 7। आ जाओ आगे। इसके बाद पढ़ना है हमें जो पशु पढ़े हैं हमने, गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट, उनमें लगने वाले रोग, उन्हें क्या कहा जाता है? पशु रोग। उनमें लगने वाले रोगों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से रोग लगते हैं, रोग कौन से हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है वायरस वाला हो, तो पूछ ले वायरस जनित 2 रोगों के नाम लिखो, नहीं पूछे। मान लिखो, पूछ ले आनुवांशिक रोगों के नाम लिखो। कोई भी पशु में, मवेशी में होने वाला आनुवांशिक रोग का नाम लिखो, एक रोग का नाम लिखो, तो ये पूछा जा सकता है। हो सकता है जीवाणु जनित पूछ ले, हो सकता है चपापचयी रोग पूछ ले, तो रोगों के प्रकार कोई सी पूछे जा सकते हैं। फिर निम्नांकित बीमारी, जो बीमारियां नीचे दे रखी है उनके कारण ये किससे फैलती है, फैलने के बाद इनके लक्षण शरीर में क्या प्रकट होते हैं, इनका रोकथाम और उपचार कैसे करना है, ये हमें पूछा जा सकता है। पहला रोग है पशु प्लेग, पशु में होने वाला रोग पशु प्लेग। इसके बाद है खुरपका और मुंह पका, जिसमें खुर और पशु के मुंह में छाले हो जाते हैं। दूसरा है ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर जहरबाद। फिर है एंथ्रेक्स, पूछा जाता है एंथ्रेक्स जीवाणु जनित है विषाणु जनित, कौन सा जनित है, ध्यान रखना। गलघोटू, थनेला, टिक फीवर, दुग्ध जवर, किसकी कमी से होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम कमी से हो सकता है, ब्याने वाले, ताजा ब्याने वाले पशुओं में अधिक होता है। फिर फिड़किया, किसकी बीमारी है, भेड़ की है। सर्रा किसकी है, ऊंट। खुजली मेंज किसकी है, ऊंट। ये रोग किस किस में होते हैं, यहां से लेकर यहां तक पशु थे, ये रोग थे, ये मवेशियों गाय भैंस के थे। यहाँ फिड़किया ये मुख्यतः भेड़ का रोग है, सर्रा और खुजली ऊंट का रोग है, यहाँ तक ठीक है। ये थे हमें पशु रोग। यहां से प्रश्न पूछे जाने वाले 3 प्रश्न, कितने नंबर के, 4 नंबर के। 3 प्रश्न 4 नंबर, 2 प्रश्न पूछे जाते हैं अति लघुरात्मक, अति लघुरात्मक, और जो 1 प्रश्न पूछा वो जाना है लघुरात्मक 2 नंबर का। 3 प्रश्न आने वाले हैं, 4 अंक का है। आगे आ जाओ। जो अपना लास्ट चैप्टर है ना,
वो आ गया। कौन सा है? दुग्ध विज्ञान, डेयरी। इसमें क्या पूछा जाना है? दूध, इनसे बनने वाले उत्पाद, दूध, दही, छाछ, पनीर, इनका संगठन, इनका उपयोग, सामान्य चीजें हैं। 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, 4 अंक के हैं। 3 प्रश्न 4 अंक। 3 प्रश्न कौन से? 2 तो पूछा जाएगा अति लघुरात्मक और 1 प्रश्न पूछा लगा लघुरात्मक। अब इनमें क्या पूछा जाएगा? पहले दूध की स्थिति क्या थी? जैसे भारत में दुग्ध उद्योग का विकास, दुग्ध उद्योग का विकास कैसे हुआ? जैसे पहले भारत में संख्या पशु खूब सारे थे, उनका उत्पादन क्या था? उत्पादन कैसे बढ़ा? जैसे विदेशी सांडों के संकरण से बढ़ाएगा। इंडो स्विस जर्मन प्रोजेक्ट, राजस्थान में अलग अलग योजनाएं चलाई गई, भारत में योजनाएं चलाई गई। श्वेत क्रांति आई या श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, इनका कैसे विकास हुआ? कितने चरण थे? ऑपरेशन फ्लड के चरण, कौन से चरण में क्या क्या हुआ, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न होंगे 3, अंक होंगे 4। अब देखो लास्ट वाले पे आ जाओ। जो अपना सिलेबस था, 3 इकाइयां थी, 56 प्रश्न, सॉरी 56 अंक थे, 30 क्वेश्चन थे, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब कौन से प्रश्न कितने पे आएंगे? मैंने कुछ जगह कहा कुल प्रश्न कितने आएंगे? 30 प्रश्न आने वाले हैं। प्रश्नों की कितनी कैटेगरी बताई मैंने? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। पहला है अति लघुरात्मक। एक चीज ध्यान रखना, ये ज्ञान के आधार पर पूछ सकते हैं, अवबोधक के आधार पर पूछे जा सकते हैं, प्रयोग के आधार पर पूछे। प्रश्नों का कोई क्राइटेरिया नहीं है कौन क्या। प्रयोग के आधार पर जैसे अपने कुछ चीजें किताबों में नहीं है, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से ज्ञान के आधार पर पूछा जा सकता है। जैसे अति लघुरात्मक प्रश्न कितने आने वाले हैं? 13। पेपर में 1 से लेकर जो 13 प्रश्न आने वाले हैं ना, वो कौन से होंगे? अति लघुरात्मक और 1 नंबर के होंगे। 13 नंबर, 13 प्रश्न। दूसरा है लघुरात्मक। लघुरात्मक की यहाँ 2 श्रेणी है, पहली और दूसरी। पहली श्रेणी का मतलब है यहाँ प्रश्न आएगा 2 नंबर का आएगा। दूसरी श्रेणी का मतलब जो प्रश्न आएगा वो कितने नंबर का आएगा? 3 नंबर के। और जो निबंधात्मक है वो प्रश्न कितने नंबर का? 4। हमें पेपर में 4 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अति लघुरात्मक, लघुरात्मक फर्स्ट, लघुरात्मक सेकंड और निबंधात्मक। अति लघुरात्मक के 13 प्रश्न आने वाले हैं, 13 नंबर के। लघुरात्मक के 11 प्रश्न आने वाले हैं, 22 अंक के। कितने अंक के? 22। लघुरात्मक सेकंड 3 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, 3। कितने नंबर के? 9 नंबर के। कितने नंबर के? 9। जो निबंधात्मक प्रश्न वो कितने पूछाएंगे? 3 प्रश्न। कितने नंबर के? 12। 12, 9, 22 और 13 कुल मिला के कितने नंबर हो गए? 56। 56 अंक, 30 क्वेश्चन। हर प्रकार का पार्ट से, हर प्रकार के लेसन से, हर इकाई से कितने नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न पूछा मैंने आपको बता दिया। इसके बाद कुल प्रश्न कितने होंगे, कुल अंक कितने होंगे, कितने प्रकार के प्रश्न आएंगे? 4 प्रकार के। कौन कौन से आएंगे, कितने आएंगे और टोटल नंबर कितने होंगे। अब अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई हो, कितनी भी चीजें मैंने बताया है, सिलेबस है, पूरा डिस्कशन हो गया है, समझ में आ गया पूरा करते, तो इसी के अकॉर्डिंग अपने को अध्ययन करना है। अगर इसके लिए आपको पूरा अध्ययन हर चैप्टर का, हर क्लास में अच्छा अध्ययन करना है, तो अपना ऐप है शिखर द लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर पर जाइए, शिखर द लर्निंग ऐप। प्ले स्टोर पर जाए, शिखर द लर्निंग ऐप। ध्यान रखना, शिखर द लर्निंग ऐप। मैं बता दूं आपको, प्ले स्टोर मिल जाएगा आपको, गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर खोलिए, शिखर द लर्निंग ऐप। शिखर से द लर्निंग ऐप, ये डाउनलोड कीजिए। उसमें जो सभी कोर्स हैं, दिवाली पर विशेष सभी कोर्स में छूट दी गई है। दिवाली के अवसर पर सभी कोर्स मात्र 699 रुपए में आपको मिलेंगे। दिवाली पर कितने रुपए में? 699। दिवाली से कब तक? आज तारीख है 15, सॉरी 15 क्या 16, आज है 15 से 16 से लेकर सभी को 27 अक्टूबर तक, 16 से लेकर 27 अक्टूबर तक, 16 से लेकर 27 अक्टूबर तक सभी कोर्स कौन से? 11th एग्रीकल्चर, 12th एग्रीकल्चर, जेट, आईसीआर, बीएचयू, यूपी के टेट, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये सभी कोर्स आपको मात्र कितने मिलने वाले हैं? 699। सभी कोर्स कितने मिलेंगे? 699। कब तक? गुरुजी 27 अक्टूबर तक।
ये सभी ऑफर आपके लिए लागू हैं 27 जाइए डाउनलोड कीजिए शिखर ऐप। और अगर ऐसा नहीं होता है, आपको याद नहीं रहता शिखर, तो ध्यान रखना अपने जो डिस्क्रिप्शन नंबर दिखे, नीचे नंबर लिखे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाइए शिखर द लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और ये कोर्स परचेज कीजिए। धन्यवाद।